हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्रकार की लंग्स की डिसीज है। इसमें क्या होता है, लंग्स के पेरेन्काइमा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और साथ ही साथ वहाँ फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। पेरेन्काइमा लंग्स का वह भाग जो गैसों के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, मतलब जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है उसको ही पेरेन्काइमा कहा जाता है, जिसमें एल्वियली आती है, एल्वियोलर डक्ट आते हैं और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। इसी के अंदर किसी कारण से इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहां पर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उसी कंडीशन को निमोनिया कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉज की, किन कारणों से निमोनिया होता है। निमोनिया का होने का मुख्य कारण तो क्या हो रहा है, यहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है। ये इन्फ्लामेशन जो हो रहा है वो किसी इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है। इन्फेक्शन में एक तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के कारण से जो निमोनिया होता है उसको बैक्टीरियल निमोनिया कहा जाता है। और जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए वो होते हैं एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्यूडोमोनास। एक होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण से, तो उसको वायरल निमोनिया कहा जाता है। वायरस के अंदर एडिनोवायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरामिक्सोवायरस है, उसके कारण से ये हो सकता है। एक होता है फंगल के कारण से, तो फंगल के कारण में एस्परजिलस है, कैंडिडा है, उसके इन्फेक्शन के कारण से भी निमोनिया हो सकता है। एक होता है माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन के कारण, जिसे माइकोप्लाज्मल निमोनिया कहा जाता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है उसके कारण से भी हो सकता है ये तो हो गया इन्फेक्शन के कारण से निमोनिया। सेकंड इसका जो कारण रहता है वो होता है एस्पिरेशन के कारण से। कोई चीज जैसे फूड है, फ्लूइड है या वोमिटस है, उसका एस्पिरेशन हो जाए और एस्पिरेशन से निमोनिया होता है, उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहा जाता है, जिसमें वो सीधा फ्लूइड जाके लंग्स में चला जाएगा एल्विलाई के अंदर और वो एल्विलाई को डैमेज कर देगा, जिसके कारण वहां पर निमोनिया हो सकता है। तीसरा जो कारण होता है वो है किसी चीज का इनहेलेशन हो जाए, टॉक्सिक का, केमिकल का या गैस का, तो ये भी एल्विलाई या एल्वियोलर डक्ट को डैमेज कर सकता है, जिससे वहां इन्फ्लामेशन हो सकता है और निमोनिया हो सकता है। एक कारण होता है एक्सट्रीम कोल्ड या ड्राई एयर, ज्यादा ठंडी हवा या ड्राई एयर जो है वो भी इनहेल कर लिया और वो भी एल्वियोलर वाल्व या एल्वियोलर डक्ट या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को डैमेज कर सकता है, जिससे निमोनिया हो सकता है। इसलिए निमोनिया के ज्यादातर केसेस जो है वो सर्दियों के दिनों में ज्यादा आते हैं। तो ये तो हो गए इसके कॉज की। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। कौन से फैक्टर है जो निमोनिया की संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो एज तो है ही इसके अंदर, ज्यादातर 50 साल से अधिक आयु वालों को ये ज्यादा होने की संभावना रहती है। इसके अलावा बच्चों में भी ये ज्यादा होने की संभावना रहती है। इसके अलावा ये स्मोकिंग करने वाला जो व्यक्ति है उसको, एल्कोहलिक पर्सन जो है उसको, या एयर पोल्यूशन जो रहता है उनको, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उनमें होने की संभावना ज्यादा रहती है। एड्स जो है उन रोगियों को भी ज्यादा संभव है। माल न्यूट्रिशन जो है उसमें भी ज्यादा है, या प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, मतलब लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहता है कोई, उनको भी ये संभावना ज्यादा रहती है। कुछ ड्रग जैसे NSAID है, एंटी कैंसर ड्रग है, उनमें भी ज्यादा होता है। अनकॉन्शियसनेस जो है उनमें भी होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, रिफ्लेक्स नहीं आता है, तो कोई भी चीज वो क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है, जिससे उनको एस्पिरेशन निमोनिया की संभावना ज्यादा रहेगी। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी निमोनिया की संभावना ज्यादा रहती है। COPD जो है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है ये। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है किसी को, जैसे स्ट्रोक का है पेशेंट, तो वो अनकॉन्शियस रहेगा, बेड रिडन रहेगा, उसके कारण से भी उनमें संभावना ज्यादा रहेगी। ये तो हो गया निमोनिया जो है उसके रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं हम निमोनिया के टाइप की। तो निमोनिया जो है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो एक तो इन्फेक्शन जो फैल रहा है उसके आधार पर निमोनिया के टाइप बताए गए यहाँ पर। इसमें होता है एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो कम्युनिटी के अंदर होता है, ये ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस के कारण से होता है या निमोनिया के कारण से होता है। एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब पेशेंट जब हॉस्पिटल में भर्ती है उस समय निमोनिया हो रहा है, इसको नोजोकोमल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। एक होता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, मतलब हेल्थ केयर कोई है उसके द्वारा एक इन्फेक्शन फैल रहा है, निमोनिया हो रहा है, वो इसमें आएगा। एक होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, मतलब पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है और उसको निमोनिया हो रहा है तो वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाएगा। तो एक तो ये टाइप हो गए। एक टाइप जो होते हैं वो होते हैं कि निमोनिया जो है उसमें लंग्स कौन सा प्रभावित हो रहा है या लंग्स का कौन सा पार्ट प्रभावित हो रहा है। इसके आधार पर निमोनिया दो प्रकार का होता है। एक होता है लोबार निमोनिया, मतलब लोब्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, खास करके राइट लोअर लोब्स जो है
वो इसमें इन्वॉल्व होता है। और एक होता है ब्रोंकोन्यूमोनिया, जिसमें एंटायर लंग्स जो है, एक या दोनों लंग्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये तो गए टाइप। अब बात करते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एंट्री होगी नोज और माउथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा, ट्रेकिया से सीधा हो जाएगा लंग्स के अंदर। लंग्स में जाने के बाद बॉडी की इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, वो उससे फाइट करेगा। लेकिन यदि वो हार जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे और उसके बाद उनमें मल्टीप्लिकेशन होगा, उनकी कॉलोनी बन जाएगी। कॉलोनी बनने पर उनमें क्या होगा, वहाँ इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन होने के कारण से क्या होगा, वहाँ आसपास के टिश्यू को डैमेज करेगा, जिसके कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, मीन्स इन्फ्लामेशन डेवलप होगा। जैसे ही वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, एल्विलाई जो है उसमें इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, स्वेलिंग होगी, साथ ही साथ वहाँ फ्लूइड का एक्सुडेट होगा, मतलब फ्लूइड जो है वो वेसल से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आएगा, जिसके कारण से एल्विलर जो है उसके सैक बन जाएंगे, मतलब एल्विलाई फ्लूइड से भर जाएगी। यदि एल्विलाई फ्लूइड से भर गई मीन्स लंग्स जो है उसके पेरेन्काइमा के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड का कलेक्शन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। और जब फ्लूइड आ गया वहां पर तो वहां गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से इंपेयर गैस एक्सचेंज होगी, मतलब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो ये होता है निमोनिया के अंदर। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की, कि क्या साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नजर आएंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण से बॉडी में इंटरल्यूकिन रिलीज होगा और इस इंटरल्यूकिन के कारण से उसको फीवर आएगा। फीवर जो रहता है वो 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और साथ में चिल्स भी रहते हैं। सेकंड चीज जो होगी वो इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज होगा, उसके कारण से उसको ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम के कारण से उसको डिस्निया होगा। तो सेकंड साइन ये नजर आएगा। तीसरी चीज क्या होगी, उसको इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन के कारण से म्यूकस का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा और म्यूकस प्रोडक्शन के कारण से वहां पर क्या होगा, कफ आएगा, क्योंकि लंग्स जो है वो उस म्यूकस को बाहर एक्सपेल करने की कोशिश करेगी उसके कारण से। और कफ के साथ साथ क्या मिलेगा, स्पूटम मिलेगा। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो स्पूटम येलो कलर का, ग्रीन कलर का ऑफेंसिव हो सकता है। अगली चीज क्या होगी, पेरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन हो रहा है और उस इन्फ्लामेशन के कारण से वहां पर चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन जो होता है इसमें वो प्लूरेटिक टाइप का चेस्ट पेन होता है, मतलब पेशेंट जब डीप ब्रीथिंग करेगा या कफिंग करेगा उस समय उसको पेन होगा और पेन निडल चुभा रहा है वैसा उसको पेन होगा। अगली चीज डिस्निया के कारण से ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा बॉडी डिमांड करेगी ऑक्सीजन की, जिसके कारण से रेस्पिरेशन रेट जो है वो क्या होगी, एक तरह से बढ़ जाएगी। तो टैकिपनिया होगा उसको। टैकिपनिया यदि हो रहा है तो साथ साथ में वहां पर क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट के साथ ही हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज होगी, तो टैकिकार्डिया होगा उसको। टैकिकार्डिया के साथ साथ अगली चीज क्या होगी, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसके कारण से थकान बहुत ज्यादा लगेगी, वीकनेस होगी उसको, फीवर आएगा और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब एनोरेक्सिया भी उसमें हो सकता है। अगली चीज क्या होगी, लंग्स जो है उसको फ्लूइड फिल्ड रहेंगे, फ्लूइड फिल्ड रहने के कारण से वहां एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, तो जहां भी अफेक्टेड लंग्स जो भी रहेगा वो फूलेगा नहीं। तो एक तो फूल रहा है, दूसरा फूलेगा नहीं, मतलब अनइक्वल चेस्ट वॉल एक्सपेंशन होगा, दोनों लंग्स एक समान नहीं फूलेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगली चीज क्या हो सकता है, उसको फ्लूइड एल्विलाई जो है वो डैमेज हो सकती है, जिससे वहां पर ब्लड निकल सकता है और वो ब्लड किस में मिल सकता है, स्पूटम में, तो उसको हिमोप्टाइसिस कहा जाता है। तो ब्लड के अंदर स्पूटम मिलना उसको ही हिमोप्टाइसिस कहा जाता है। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो नजर आएंगे। कौन कौन से आएंगे, फीवर होगा उसको, हिमोप्टाइसिस होगा उसको, डिस्निया होगा उसको, चेस्ट पेन होगा, कफिंग स्पूटम होगा, म्यूकस का एक्सेस प्रोडक्शन होगा, टैकिकार्डिया होगा, टैकिपनिया होगा और अनइक्वल चेस्ट वॉल एक्सपेंशन होगा। साथ ही फीवर, मलेज, हेडेक, वीकनेस इत्यादि आएंगे। ये तो हो गए इसके साइन एंड सिम्टम की। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि पता कैसे लगाना। तो सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री ली जाएगी। हिस्ट्री के अंदर पेशेंट अपनी कंप्लेंट जो है, फीवर है, हिमोप्टाइसिस है, डिस्निया है, चेस्ट पेन है, वो बताएगा। सेकंड जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर परकशन करते हैं तो डल साउंड सुनाई देगा, क्योंकि वहां पर लंग्स का कंसोलिडेशन हो रहा है, लंग्स जो है वो एयर फ्लूइड से फिल्ड है उसके कारण से। तीसरा जो है वो है ब्लड टेस्ट करवाए जाएंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण से
उसके कारण से WBC काउंट जो है वो इंक्रीज होगा, न्यूट्रोफिल भी साथ में बढ़ा हुआ मिल सकता है। फिर होता है स्पुटम कल्चर। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो भी है उसका पता लगाने के लिए स्पुटम कल्चर करवाया जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिज्म का पता चल जाएगा। एक चेस्ट एक्सरे जो है वो करवाया जाएगा, जिससे लंग्स के अंदर कंसोलिडेशन जो है वो मिल सकता है, फ्लूइड कैविटीज मिल सकती है। एक होता है ABG एनालिसिस, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो है वो करवाया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट जो है वो उसमें कम मिल सकती है। एक होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है, उसके द्वारा भी लंग्स के विभिन्न वॉल्यूम जो है उसका पता लगाया जाता है। इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो है वो कम मिल सकते हैं। एक होता है पेशेंट जो है उसकी ब्रोंकोस्कोपी जो है वो भी करवाई जा सकती है। इसमें CT स्कैन जो है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, वो भी इसमें करवाया जा सकता है। तो ये तो हो गई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिससे निमोनिया का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में तो होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें मेडिकेशन जो है उसका उपयोग किया जाता है। मेनली इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक जो है वो काम में ली जाती है, जो इन्फेक्शन जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगी। जो एंटीबायोटिक कॉमनली काम में ली जाती है इसमें वो थे एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, सिप्रोफॉक्सासिन, सिफ्ट्रैक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन इत्यादि। एक काम में ली जाती है एक्सपेक्टोरेंट। कफिंग हो रहा है तो कफ को रिड्यूस करने के लिए, म्यूकस को बाहर निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट काम में लिए जाते हैं। कोडिन है, फरकोडिन है वो। पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन के लिए एनाल्जेसिक जो है वो काम में ली जाती है, पैथिडीन HCl। पेशेंट जो है उसको फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग जो है पैरासीटामोल वो काम में ली जाती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए ब्रोंकोडाइलेटर जो है साल्बुटामोल है, टर्बुटालाइन है, थियोफाइलिन है इत्यादि काम में लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो क्या करेंगे इसमें, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट यदि कम आ रही है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ज़्यादातर 4 to 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसको दी जाती है। सेकंड चीज स्टीम इनहेलेशन दिया जाता है। स्टीम इनहेलेशन के द्वारा म्यूकस को लूज करके एक्सपेल आउट बाहर निकाला जाता है। नेबुलाइजेशन दिया जाता है साल्बुटामोल का, ताकि ब्रोंकस जो है वो डायलेट हो जाए और रेस्पिरेशन के अंदर उसको प्रॉब्लम नहीं हो। एक चेस्ट फिजियोथेरेपी जिसमें पोस्चुरल ड्रेनेज जो है वो दिया जाता है, जिससे म्यूकस जो है वो बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा पेशेंट को हाई फाउलर या सिटिंग पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करानी है, ताकि उसको ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी नहीं हो। और साथ ही साथ पेशेंट जो है उसको डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज जो है उसकी भी एडवाइस दी जाती है। तो ये तो हो गया इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप केयर प्लान देख सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन कैसे किया जाए। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला तो वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करना है। हिप वैक्सीन होता है उसको मोटिवेट करना है, पेरेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो अपने बच्चों का निमोकोकल का जो इंजेक्शन होता है, वैक्सीन होता है, वो वैक्सीन लगवाएं। सेकंड चीज अल्कोहल, स्मोकिंग जो है उसको अवॉइड करना है। एलर्जन जो है कोई या इन्फेक्शन से बचना है। क्राउडेड भीड़ वाला एरिया जो है वहां जाने समय बचना है। जो भी किसी को यदि साइन नजर आ रहे हैं इन्फेक्शन के, जैसे सर्दी जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, तो उस पर्सन से दूर रहना है। मास्क जो है उसको पहनना है। हैंड वॉशिंग जो है उसको करना है। और कोल्ड सीजन या विंटर सीजन जो है उससे अपना बचाव करना है। ओके, थैंक यू।